बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 301 का जो फाइनल का पेपर अभी हुआ है 2:30 पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन जो है वो बड़े ही आसान थे। आप लोगों ने इनका कॉन्सेप्ट लेना है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, मेथड सेम रहेगा, तो आपने इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ का आपने कंसेप्ट अच्छे से ले लेना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो पेपर्स की वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, फाइंड द कर्ल एफ फैक्टर इफ़ एफ फैक्टर इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्र जी आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्र जे कैप प्लस वाई माइनस 2 जी के कैप। हमें एफ वेक्टर दिया गया है, हमने कर्ल वेक्टर जो एफ का कैसे फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू लिखा है कि आपके पास ग्रेडियंट क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये ग्रेडियंट हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जी के कैप। क्रॉस एफ वेक्टर के कंपोनेंट लिखने थे, जगह कम थी, मैंने एफ वेक्टर लिख दिया। बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्र जी आई कैप, एक्स स्क्र वाई जे कैप और वाई माइनस 2 जी के कैप, ये सारा एफ का आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साथ। ठीक है, जगह कम होने से मैंने सिर्फ एफ वेक्टर को शो करवा दिया। फिर हमें पता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट की जो फॉर्म से हम हल करते हैं चीज़ों को। सो मेथड क्या होता है, हमारे पास आई जे के 3 कंपोनेंट हैं, हमने फर्स्ट रो में उसको ले आना है। फिर फर्दर हमने फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा करली का है, हम उसको सेकंड रो में ले आएंगे, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई एंड करली बाई करली जी। फिर हमारे पास एफ़ है और एफ़ के कंपोनेंट हमारे पास क्या है जी, कि आई के साथ एक्स स्क्र जी है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर जे के साथ एक्स वाई स्क्र है, के साथ वाई माइनस 2 जी है। फिर उसके बाद हमें पता है स्टूडेंट हम किस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म को सॉल्व करते हैं। मैंने आई को छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ फिर ये और ये नहीं होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करूँगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है करली बाई करली वाई जो है वो किसके साथ आ रहे हैं, इसके साथ आ रहा है। फिर फार्मूले का माइनस होता है, फिर मैंने करली जी को इसके साथ लेना है, ठीक है, यानी कि इनका प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसको सॉल्व नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको लिख रहे हैं कि हमने किस तरह से लिखना है। फिर जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ तो साथ नेगेटिव आता है, ठीक है ना। मिड वाली टर्म में हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये होता है कि आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 1+2, बेसिकली वो -3 बनने से माइनस रह जाता है। सो आपने इस कन्फ्यूज़न में नहीं जाना, बस सेकंड में आपने फार्मूले का नेगेटिव समझ लेना है। और उसके बाद जब मैं जे को बोलूँगा तो ये और ये स्किप हो जाएंगे। फिर ये चीज़ इसके साथ मल्टीपल होगी और ये चीज़ इसके साथ मल्टीपल होगी, यानी करली बाई करली एक्स वाई माइनस 2 जी के साथ और करली बाई करली जी एक्स स्क्र जी के साथ। इसी तरह से जब के की बारी आएगी तो फिर मैंने के रो कॉलम और के की रो को छोड़ देना है। फिर करली बाई करली एक्स इसके साथ और करली बाई करली वाई इसके साथ, और दरमियान में हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा। फिर उसके बाद सॉल्व कैसे किया मैंने, हमें पता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ठीक है, तो वाई का आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि है सारा कुछ 2 जी है, कांस्टेंट बन जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 शो हो रहा है। फिर विद रिस्पेक्ट टू जी से यहाँ पे जी मौजूद ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ करली बाई करली एक्स का, तो इस पूरे पोर्शन में मुझे पास एक्स ही नहीं था, तो ये मैंने 0 कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूँ विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहा हूँ और जी है, साथ वाला एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट के तौर पे बच जाएगा। इसी तरह से जब मैं के साथ करूँगा, के कंपोनेंट की बात करूँगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में
वाई का स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई में यहाँ पे वाई है ही नहीं, लिहाजा ये ज़ीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको पता है, नेक्स्ट वाले आई कैप में सिर्फ और सिर्फ वन बचा है, जे वाले में नेगेटिव भी बचा था तो वो पॉजिटिव हो चुका है, और के वाले में वाई का स्क्वायर बचा है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि हमने कर्ल ऑफ एफ फाइंड कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में था कि पोलर टू कार्टेशियन जो है ना, आपने कंपोनेंट में जाना था, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें बताया जी, जब हमने पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाना होता है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमारे पास छोटा सा फार्मूला है, हमें थीटा भी गिवन है पाई/2, हमें आर भी गिवन था 6 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने थीटा और आर की जगह पर जब इस वाली चीज़ में वैल्यू पुट करेंगे x आ जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे y आ जाएगा, और वही हमारे पॉइंट होंगे। अब देख सकते हैं मैंने x वाले में पुट किया है, cos 90 डिग्री पे 0 होने से x 0, और sin 90 पे 1 होने से y का आंसर 6। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 वाओ 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में था जी कि आपके पास अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन हो और पोलर कोऑर्डिनेट, मैंने पोलर कोऑर्डिनेट को पीसी लिख दिया है, तो आपने कैसे फाइंड करना है। उसके लिए क्या होता है जी कि जिस तरह हमारे पास पोलर गिवन हो, रेक्टेंगुलर में जाने के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा का फार्मूला है। इसी तरह से अगर आपने पोलर से वापस कार्टेशियन में आना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आना है, तो आपके पास क्या फार्मूला है जी। आर निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने x की जगह पे वैल्यू पुट की जो कि 0 है, y हमारे पास 3 है, 9 का फिर अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। y ओवर x में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली 6 ओवर 0, किसी भी चीज़ का बटा 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है, और tan इन्फिनिटी जो है वो पाई/2 पे होता है। सो इसी वजह से मेरे पास r जो बना है वो 3 बने, और जो थीटा बने हैं वो पाई/2 बने। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि आपके पास अगर एक वेक्टर गिवन हो तो आपने बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो किस तरह से सॉल्व करना है, जैसा कि हमने अभी इससे पहले एक कर्ल एफ फाइंड किया था सबसे पहले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन भी वही था, पूछा गया था इस पर कि क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। आपने बिल्कुल वैसे ही कर्ल एफ फाइंड करना है, यानी कि आपने ठीक है क्या करना है, आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ग्रेडियंट के साथ, और लास्ट पे आपने आंसर देखना है। सॉल्व करने के बाद अगर तो आंसर आ जाता 0 तो वो हम कहते हैं जी कंजर्वेटिव है। क्योंकि कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जिसमें वर्क आपका ना क्लोज पास 0 हो जाए, यानी जहाँ पे हो वहीं आ जाए। आपके पास वर्क क्लोज 0 होना चाहिए, तो अगर आपके पास 0 के अलावा कोई भी आंसर आता है तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। हमने देखा कि हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर जो कि 0 नहीं आया, इसलिए हमारे पास ये जो वेक्टर गिवन था इट्स नॉट अ कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव नहीं है क्योंकि इनका आंसर 0 नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका एक और, ठीक है, जो कि था कि हमारे पास 0 से लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर 0 से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको आपने चेंज करना था टू पोलर, ठीक है, और लिखा था साथ कि डू नॉट एवेल्यूएट, कि आपने इसे सॉल्व नहीं करना, बस आपने इसको चेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं जी। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको लिमिट्स आपने जो चेंज करना है वो है एक्स वाई को आर थीटा में, ठीक है ना। तो हमें पता है जी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि अभी हमने बताया भी था वो बेसिकली इक्वल टू आर स्क्वायर के होता है। सो सबसे पहले हमने लिमिट को देखा है कि हमें पता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि रीजन इस बाउंडेड में यानी कि आपकी लिमिट थी, वहाँ से हमने क्या करना है, हमने देखा कि अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म बनाऊँ तो इक्वल टू 4 आना था, जो कि बेसिकली 2 का स्क्वायर था, जिसकी वजह से मुझे आर जो है वो 2 मिल जाता है।
अब आर अगर मुझे 2 मिलता है, ये आर 2 कैसे आया, दोबारा सुन लें। यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर का स्क्र फार्मूला है सर्कल की इक्वेशन का, ठीक है। और हमने वहाँ से कंपेयर किया कि आर स्क्र होता है तो आर बेसिकली यहाँ पे 2 का स्क्र है तो आर 2 है, ठीक है। तो अब हमें आर मिल गया, ठीक है। अब हमने थीटा भी निकालना है जो कि आपके सेकंड पोर्शन की लिमिट है। तो हमें पता है एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा होता है। और ये मैंने एक्स को 2 स्क्वायर रूट ही क्यों लिया, देखें डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि पहले आपके पास वाई वाला ऑप्शन है और फिर आपके पास एक्स वाला ऑप्शन है। तो लास्ट पे एक्स वाला ऑप्शन था जो कि पहले वाई वाले को हल करके बाद में एक्स वाले पे हल होना था, तो उसके लिए लिमिट मेरे पास फिर 2 स्क्वायर रूट थी, इसकी वजह से मैंने एक्स को लेना है। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक्स की जगह पे आंसर फिर आर, फिर ये कॉस थीटा, फिर ये उसके बटे में जाएंगे, ठीक है। और बटे में जाएंगे का क्या मतलब है जी, हमें पता है जी कि अगर ये मैं इस तरह की फॉर्म लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास कॉज इनवर्स जो कि ऊपर का आना था फिर 1/√2। तो कॉस स्क्वायर 1 जो है ना 1/2 स्क्वायर रूट जो है ये आपका π/4 पे होता है। तो इस तरह से मुझे वो चीज़ भी मिल जाती है थीटा। अब रही बात डी वाई बाई डी एक्स, तो ये चेंज हो जाता है और डी थीटा में, और जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है वो आपका आर के स्क्र में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ, जो 4 माइनस एक्स स्क्र था वहाँ पे हमारे पास, देखे ना हमारे पास यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है। तो आर की लिमिट हमारे पास जो है वो 2 आई थी, जिसकी वजह से मैंने पहले 2 को यूज़ किया। फिर नेक्स्ट मेरे पास थीटा आना था, तो थीटा मेरे पास जो है वो बाद में आना था, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट पे लिया। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों का अच्छे से कंसेप्ट मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।